हेलो गाइस, सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ बीए प्रोग्राम फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री डिसिप्लिन का जो बुक है एंशिएंट सोसाइटी। जो डिसिप्लिन जो है मेजर सब्जेक्ट का है, न्यू स्टूडेंट्स का जो न्यू सिलेबस आया है तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इससे पहले मैंने एक चैप्टर कवर करवा दिया था, फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें मैंने बताया था संस्कृति और सभ्यता के बारे में। अब पढ़ना है आपको कांस्य युग के बारे में, कांस्य युग क्या है, और धातु प्रौद्योगिकी के बारे में कि धातुओं का इस्तेमाल जो करना शुरू किया था। क्योंकि पहले इसका इतिहास क्या था, मानव समाज जिसे बोलते हैं, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। क्यों ऐसे क्या है, पहले था कि पाषाण युग जो था उस टाइम पे, जब जिसे बोला जाता था बंदरों की शेप में, आदि मानव की शेप में जो होते थे पहले के टाइम पे। उसके बाद आता है कांस्य युग का टाइम आता था, और उसके बाद आता है लो युग। लो युग मतलब कि लोहे का इस्तेमाल उस टाइम पे जब किया जाता था। तो ये 3 पार्ट्स हैं जिसमें डिवाइडेड कर रखा था मानव इतिहास को। तो आज हम पढ़ेंगे कांस्य युग के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जो इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब पढ़ना है आपको सेकेंड चैप्टर इसके बारे में, कि थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं कि कांस्य युग होता क्या है। कांस्य युग के बारे में थोड़ा सा परिचय है, इसमें बता रखा है कि कांस्य युग वह काल था जिसमें औजारों और उपकरणों के निर्माण के लिए प्रमुख रूप से कांस्य धातु के प्रयोग की विशेषता थी। इट मीन्स कि औजार वगैरह बनाने के लिए पहले तो पत्थरों को घिस के उसको नुकीला बना के उसका इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम पे, मगर कांस्य धातु का इस्तेमाल उसके बाद पहली बार किया गया था ये। तो इसीलिए ये कांस्य युग उस टाइम पे बताया गया था। ये लो युग और जो है पाषाण युग, इन दोनों के बीच का काल माना गया है इसे। तो ये बात आपको याद रखनी है इसमें कि इन दोनों के बीच में जो है काल कांस्य युग का है। और पूर्ववर्ती पाषाण युग में एक महत्वपूर्ण सुधार था, क्योंकि धातु के उपकरण अधिक टिकाऊ और प्रभावी हो गए थे। इसके अलावा इस खोज का यह प्रभाव केवल तकनीकी क्षेत्र तक ही सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी फैल गया था। इट मीन्स कि जो पाषाण युग था पहले के टाइम पे, उसमें कुछ चेंजेस आए थे, सुधार आए थे कुछ ऐसे। जो भी पहले के टाइम पे क्या करते थे, पहले के टाइम पे जो पाषाण युग था, पाषाण युग के बारे में जैसे कि मैं आपको बताऊं कि पाषाण युग में ये होता था कि पत्थरों को घिस के उसको नोकीला बनाया जाता था। बड़े बड़े पत्थर जो होते थे उनको घिस घिस के उसको नोकीला बनाया जाता था, उसे औजार के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। उसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था कि पूर्व पुरा पाषाण काल, नवपाषाण काल और मध्य पाषाण काल। तो वो 3 पार्ट्स में भी डिवाइडेड थे कि वो कैसे कैसे उनको यूज़ करते थे, कैसे कैसे चेंजेस आए थे। तो वो शिकार करने के लिए शिकारी, क्योंकि वो उस टाइम पे जो थे पाषाण युग जो था वो उसमें वो शिकार पर ही निर्भर होते थे उस टाइम पे, जो आदि मानव होते थे। तो धीरे धीरे उसमें सुधार आने लगा। तो औजार वगैरह बनाने के लिए ना तो कांस्य युग का इस्तेमाल वो करने लगे थे। और ये जो उपकरण है, ये जो धातु है, उसके उपकरण बहुत ज़्यादा टिकाऊ नज़र आने लगे थे, बहुत ज़्यादा टिकाऊ और प्रभावी हो गए थे। तो ये जो है सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा ये फैल गया था। ये तकनीकी विकास बहुत ज़्यादा हुआ था इस टाइम पे। तो कांस्य युग में क्या है कि मानव समाज का इतिहास परंपरागत रूप से 3 कालों में बटा था, जैसे कि मैंने बताया। क्योंकि उपकरण और उपकरण बनाने के लिए प्रयोग की जाने वाली सामग्री था क्या, 3 कालों में क्या बांटा था, पूर्ण पाषाण काल पहले, कांस्य युग और तीसरा लो युग। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, पहली अवधि थी पत्थर, हड्डी या हाथी दांत को पीसकर या काटकर बनाई गई चाकू या कुल्हाड़ियों के उपयोग द्वारा चिन्हित की गई थी। प्लास्टर पत्थर भी इसमें यूज़ किया जाता था उस टाइम पे। पत्थर हो गया, हड्डियाँ वगैरह हो गई, उसको घिस घिस के, उसको पीस कर, उसको या काट कर नोकीला बनाया जाता था चाकू की शेप में, या कुल्हाड़ी जैसे बोलते हैं उसकी शेप में इसे इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें पत्थर को प्रमुख सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि पत्थर ही सबसे ज़्यादा मेन था। और सबसे पहले जब मानव जाति का उद्भव हुआ था तो पत्थर का ही इस्तेमाल सबसे पहले किया जाता था। उस टाइम पे जो आदि मानव थे धीरे धीरे सीखे थे वो खाना बनाना, फल वगैरह, और साथ ही साथ वो जो शिकार वगैरह करते थे जानवरों का, तो उसका इस्तेमाल ही करा जाता था पत्थरों का। और दूसरी अवधि तब शुरू होती है जब मनुष्य ने यह ज्ञान प्राप्त किया था कि उपयुक्त परिस्थितियों में कुछ प्रकार के अयस्क एक पदार्थ उत्पन्न कर सकते हैं, जिसे गर्म होने पर आवश्यकता के अनुसार आकार दिया जा सकता है और ठंडा होने पर वह आकार बरकरार रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत कठोर और टिकाऊ उपकरण या कार्यान्वयन होता है। अब मैं आपको बताऊं
कि कांस्य युग है क्या। कांस्य मतलब कि एक प्रकार से धातु होती है जो टीन और तांबे को मिक्स करके बनाई जाती है। एक प्रकार से कांच जिसे बोलते हैं, कांस्य एक प्रकार से वही होता है कि उसको एक प्रकार से देखा जाए ये युग तब शुरू हुआ था, तब उस टाइम पे जो मानव है ये सीख गया था कि जो धातु है उसको गर्म करने पर उसको उसके अकॉर्डिंग जैसे भी बनाना है शेप दे सकते हैं, और ठंडा होने के बाद जो आकार वो शेप है वो बरकरार रहता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप ये है कि बहुत ज़्यादा कठोर और टिकाऊ ये जो था उपकरण बन सकता था। तो ये भी जान गया था मानव उस टाइम पे, और इस चरण को कांस्य युग के रूप में जाना जाता था। और इस काल में तांबा जो औद्योगिक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली धातु था। प्रारंभिक धातु के अधिकांश औजारों में टिन के साथ मिश्रित किया गया था। जो है उसके औजारों में टिन के साथ इसको इस्तेमाल किया गया था, तांबे और टिन को मिलाकर ही ये बनाया गया था। और इसमें यह भी बताया गया है कि प्रौद्योगिकी के इस प्रगतिशील उपयोग में तीसरा चरण था बड़े पैमाने पर लोहे द्वारा कांस्य के प्रतिस्थापन के द्वारा शुरू होता है, जो व्यापक रूप में उपलब्ध था। तीसरा क्या था? लोह युग था। इसमें यह है कि लोहे के थ्रू काम होता था, कांस्य का काम जो होता था उसके साथ साथ ही लोहे का भी काम उसमें शुरू होने लग गया था। तो ये बहुत ज़्यादा उपलब्ध भी था लोहा उस टाइम पे। और यहाँ हमारा ध्यान इस श्रृंखला में मध्य युग पर है, जिसने मानव संस्कृति के विकास में एक छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। तो अभी आगे जान लेते हैं क्या है कि तांबे को कुछ क्षेत्रों में 6500 ईसा पूर्व में जाना जाता था। किसको? तांबे को पहले के टाइम पे 6500 ईसा पूर्व पहले के टाइम पे माना जाता था इसे, ईसा पूर्व से पहले। और कांस्य मतलब तांबे और टिन को मिला के बनाया जाता था। तो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपयोग में आया था क्या? कांस्य। तांबे का इस्तेमाल तो 6500 ईसा पूर्व पहले से ही था, लेकिन दूसरी सहस्राब्दी जब शुरू हुई थी तो उसी के आसपास में कांस्य का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और जो कांस्य युग है सभ्यताओं से जुड़े सभी कारक, मतलब कि पहले शहरों की नींव डाली थी, लेखन का आविष्कार हुआ था, विज्ञान की शुरुआत हुई थी और विकास संगठित राजनीतिक प्राधिकरण की स्थापना भी हुई थी, और लंबी दूरी के व्यापार और परिणामी संस्कृति की शुरुआत भी हुई थी। तो इसी के साथ ही देखा जाए तो ये कांस्य का युग माना गया है। सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, ये इन्हीं सब चीज़ों से देखी गई है। अब आता है नीचे कि सामाजिक विकास का एक चरण होने के साथ साथ, सामाजिक विकास तो है ही इसके साथ, क्योंकि समाज का विकास ही हुआ था क्योंकि शहरीकरण हुआ था उस टाइम पे। और उसके साथ साथ ही जो है कांस्य युग एक ऐसा समय भी माना गया था जब सभ्यता कौन सी? मेसोपोटामिया की, दक्षिण एशिया, मिस्र और मध्य एशिया में एक साथ फैली फूली थी। मतलब कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे कि आपने 11th और 12th में भी शायद पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, वो दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा फैली थी। पीटर नॉर्थओवर 19 ये पुरातात्विक है, 1988 में इन्होंने एक तर्क दिया था कि कांस्य युग एक पारंपरिक अर्थ के साथ एक भरी हुई शब्दावली है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। यहाँ ये एक अवधि को परिभाषित करता है जब तांबे और तांबे के मिश्रण धातु, सभी धातु कीमती धातुओं को छोड़कर मतलब कि उत्पादों के लिए प्रमुख थे। इस टाइम पे ये उस अवधि को परिभाषित करता है कि हर तांबे के मिश्रण को जितने भी धातु उसमें इन्वॉल्व होते थे तांबे के साथ, उन सभी धातुओं को उत्पादनों के रूप में एक प्रकार से देखा जाता है। तो कांस्य युग मैंने बताया कि जो पाषाण युग है और लोह युग, इन दोनों के बीच का मध्य का काल इसे माना गया था। दूसरी सहस्राब्दी में ये शुरू हुआ था। अब जान लेते हैं कांस्य युग का महत्व क्या है। सबसे पहले इसमें कांस्य युग का महत्व में ये बताया गया था कि जो भी सभ्यताएं वगैरह हैं तो उसमें कांस्य का यूज़ कहाँ कहाँ किया गया था। तो इसी बिहाफ पर हम इसका महत्व जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, कि कांस्य का युग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था उस टाइम पे। क्योंकि ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे जो थे वो कभी जो पहले के टाइम पे जो पाषाण काल के युग में जब मानव का विकास होना शुरू हुआ था तो उस टाइम पे पत्थरों के नीचे कई बार जो होते थे आदि मानव वो रहते थे, पत्थरों की वो बना के गुफाएँ बना के उसके नीचे रहा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने शहरों का विकास करना शुरू कर दिया गया था। तो ये काल भी कांस्य युग में ही
आता है, जब इन्होंने एक स्थायी रूप से किसी जगह पे एक जगह पे वो रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी, जिसे नगरीकरण भी बोला जाता है। तो कांस्य युग का महत्व इस बिहाफ पर देखा गया था। कांस्य युग की सभ्यताएं, जो कांस्य युग जब शुरू हुआ था उसकी प्रमुख सभ्यताएं वगैरह थी वो नदी के पास मिली थी, नदी घाटियों में पाई गई है। कैसे? जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ पे भी कांसे का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि कांसे वहाँ पे देखे गए थे, वहाँ पे कुछ अवशेष वगैरह मिले थे, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उससे कनेक्शन था इनका। और नील नदी में मिस्र हो गया, सिंधु नदी की घाटी में क्या था कि हड़प्पा, और पीली नदी में शाम। ये थे कुछ नदियों के पास जो भी सभ्यताएं वगैरह बनी गई थी, जिन्हें बोला जाता था, जैसे कि मैंने सभ्यता बताया कि वो शहरों में बसने लगे थे। सभ्यताओं में नई चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे थे, नई चीज़ों को देखने लगे थे कि अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसका उपयोग करने लगे थे। तो ये था सब सभ्यताएं वगैरह जो थी वो उस जो नदी वगैरह है उन्हीं के पास मिली थी। और आधुनिक भौतिक संस्कृति के अधिकांश महत्वपूर्ण तत्वों का पता कांस्य युग से लगाया जाता है। जो भौतिक संस्कृति जिसे बोला जाता है, जो भी संस्कृति वहाँ की थी, तो उसके बारे में पता हम कहाँ से लगा सकते हैं? कांस्य युग से। कांस्य युग जहाँ पे कांस्य का इस्तेमाल किया जाता था, कितना पुराना कांस्य वहाँ पे मिला था, कांस्य मिला था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पुरातत्व हैं, कुछ विद्वान वगैरह हैं, वो पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये पहली बार था कि जब प्रारंभिक मनुष्य ने किसी पदार्थ को गर्म करके उसके भौतिक गुणों को बदलने का प्रयास किया था, क्योंकि ये पहला ऐसा टाइम था। क्योंकि पहली बार कांसे का यूज़ देखा गया था उस काल में, तो वो पहली बार मानव जो है वो चीज़ सीखा था कि किसी भी धातु को गर्म करके उसकी भौतिक गुण जो है उसको बदलने का प्रयास किया था मानव ने। तो ये क्रांतिकारी सफलता थी, क्योंकि तांबा पत्थर या हड्डी से अधिक लचीला और गलने योग्य होने के कारण बेहतर था। क्योंकि ये क्रांतिकारी सफलता क्या थी? क्योंकि जो तांबा है, तांबा पत्थर तो पिघला नहीं सकते हम, हड्डियों को भी नहीं गला सकते, तो इसीलिए तांबा एक प्रकार से देखा जाए लचीला था और गलने योग्य भी था। तो इसीलिए ये क्रांतिकारी सफलता से माना गया था। और इसे विभिन्न आकृतियों और रूपों में भी डाला जा सकता है, जिसमें बनाई जा रही वस्तु के आकार की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक धातु की ढलाई थी। तकनीकी विकास जो हुआ था, तकनीक धातु की ढलाई माना गया था इसे, और जिसमें सामग्री को गर्म और तरलीकरण किया जाता था, फिर उसे आवश्यकता के अनुसार इस कास्ट आकार में डाला जाता था। मतलब कि जिस आकार का उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत थी, तो उसको पिघला के उसको शेप दिया जाता था और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठंडा होने पर तरल धातु जो है वो पात्र का आकार ले लेता था। पात्र मतलब कि जिस शेप में, जो शेप हमने बनाई है, चाहे कोई कटोरा बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही उसको अपने आकार दे दिया था, और जिसे तब तोड़ या हटा दिया जाता था जब हाथ में वांछित उपकरण या हथियार आ जाता था। मतलब कि उस टाइम पे ये होता था कि जब हाथ में जब उपकरण आ गया कोई ऐसा, या हथियार आ गया, तो उसे वो तोड़ सकते थे। ये नहीं था कि वो परमानेंटली बन गया था। अगर धीरे धीरे उसमें आविष्कार होता जाता था, वो उसे तोड़ भी सकते थे इसीलिए। और इस प्रकार पहले लोहार उस समय की खोजों के प्रभावी उपयोग द्वारा एक अत्यधिक जटिल तकनीक को और विकसित करने में शामिल थे, क्योंकि लोहार वगैरह जो थे, इन खोजों के थ्रू बहुत ज़्यादा तकनीकों को और विकास करने में भी लगे हुए थे। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखी गई है। उस टाइम पे भी थी ये कि ताकि वो भी नई नई चीज़ों का विकास जो है अपना शहरीकरण जब हुआ था, शहरों का जब विकास होने लगा था, नगरों में रहने लगे थे वहाँ के लोग, तो उस काल के लोग, तो धीरे धीरे ये चीज़ों का उन्होंने विकास करना शुरू कर दिया था। जो टीन और तांबे को मिक्स करके बनाई जाती है, एक प्रकार से कांच जिसे बोलते हैं, कांच से एक प्रकार से वही होता है कि उसको एक प्रकार से देखा जाए, ये युग तब शुरू हुआ था, तब उस टाइम पे जो मानव है ये सीख गया था कि जो धातु है उसको गर्म करने पर उसको उसके अकॉर्डिंग जैसे भी बनाना है शेप दे सकते हैं, और ठंडा होने के बाद जो आकार वो शेप है वो बरकरार रहता है। तो जिसके परिणाम स्वरूप ये है कि बहुत ज़्यादा कठोर और टिकाऊ ये जो था उपकरण बन सकता था। तो ये भी जान गया था मानव उस टाइम पे, और इस चरण को कांस्य युग के रूप में जाना जाता था। और इस काल में तांबा जो औद्योगिक रूप से उपयोग की जाने वाली पहली धातु था। प्रारंभिक धातु के अधिकांश औजारों में टिन के साथ मिश्रित
किया गया था, जो है उसके औज़ारों में टिन के साथ इसको इस्तेमाल किया गया था। तांबे और टिन को मिलाकर ही ये बनाया गया था। और इसमें ये भी बताया गया है कि प्रौद्योगिकी के इस प्रगतिशील उपयोग में तीसरा चरण था बड़े पैमाने पर लोहे द्वारा कांसे के प्रतिस्थापन के द्वारा शुरू होता है, जो व्यापक रूप में उपलब्ध था। तीसरा क्या था? लोह युग था। इसमें यह है कि लोहे के थ्रू काम होता था, कांसे का काम जो होता था उसके साथ साथ ही लोहे का भी काम उसमें शुरू होने लग गया था। तो ये बहुत ज़्यादा उपलब्ध भी था लोहा उस टाइम पे। और यहाँ हमारा ध्यान इस श्रृंखला में मध्य युग पर है, जिसने मानव संस्कृति के विकास में एक छोटे लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण चरण को चिन्हित किया। तो अभी आगे जान लेते हैं क्या है कि तांबे को कुछ क्षेत्रों में 6500 ईसा पूर्व में जाना जाता था। किसको? तांबे को पहले के टाइम पे 6500 ईसा पूर्व पहले के टाइम पे माना जाता था इसे, ईसा पूर्व से पहले। और कांसे मतलब तांबे और टिन को मिला के बनाया जाता था। तो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास उपयोग में आया था क्या? कांसे। तांबे का इस्तेमाल तो 6500 ईसा पूर्व पहले से ही था, लेकिन दूसरी सहस्राब्दी जब शुरू हुई थी तो उसी के आसपास में कांसे का इस्तेमाल किया जाने लगा था। और जो कांस्य युग है, सभ्यताओं से जुड़े सभी कारक, मतलब कि पहले शहरों की नींव डाली थी, लेखन का आविष्कार हुआ था, विज्ञान की शुरुआत हुई थी और विकास संगठित राजनीतिक प्राधिकरण की स्थापना भी हुई थी, और लंबी दूरी के व्यापार और परिणामी संस्कृति की शुरुआत भी हुई थी। तो इसी के साथ ही देखा जाए तो ये कांसे का युग माना गया है। सभ्यता जो है कांस्य युग की सभ्यता है, इन्हीं सब चीज़ों में इन्वॉल्व है, इन्हीं सब चीज़ों से देखी गई है। अब आता है नीचे कि सामाजिक विकास का एक चरण होने के साथ साथ, सामाजिक विकास तो है ही इसके साथ, क्योंकि समाज का विकास ही हुआ था क्योंकि शहरीकरण हुआ था उस टाइम पे। और उसके साथ साथ ही जो है कांस्य युग एक ऐसा समय भी माना गया था जब सभ्यता कौन सी? मेसोपोटामिया की, दक्षिण एशिया, मिस्र और मध्य एशिया में एक साथ फैली फूली थी। मतलब कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता, जैसे कि आपने 11th और 12th में भी शायद पढ़ा होगा कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में, वो दक्षिण अफ्रीका, मिस्र और मध्य एशिया में बहुत ज़्यादा फैली थी। पीटर नॉर्थओवर 19 ये पुरातात्विक है, 1988 में इन्होंने एक तर्क दिया था कि कांस्य युग एक पारंपरिक अर्थ के साथ एक भरी हुई शब्दावली है जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न होती है। यहाँ ये एक अवधि को परिभाषित करता है जब तांबे और तांबे के मिश्रण धातु, सभी धातु, कीमती धातुओं को छोड़कर, मतलब कि उत्पादों के लिए प्रमुख थे। इस टाइम पे ये उस अवधि को परिभाषित करता है कि हर तांबे के मिश्रण को, जितने भी धातु उसमें इन्वॉल्व होते थे तांबे के साथ, उन सभी धातुओं को उत्पादनों के रूप में एक प्रकार से देखा जाता है। अब ये तो बता दिया कि कांसे का युग क्या था, कि कांसे का जिस टाइम पे इसकी सभ्यता शुरू हुई थी, इसमें शहरी मेसोपोटामिया की सभ्यता वगैरह भी इन्वॉल्व हुई थी। तो कांस्य युग मैंने बताया कि जो पाषाण युग है और लोह युग, इन दोनों के बीच का मध्य का काल इसे माना गया था। दूसरी सहस्राब्दी में ये शुरू हुआ था। अब जान लेते हैं कि कांस्य युग का महत्व क्या है। सबसे पहले इसमें कांस्य युग का महत्व में ये बताया गया था कि जो भी सभ्यताएं वगैरह हैं तो उसमें कांसे का यूज़ कहाँ कहाँ किया गया था। तो इसी बिहाफ पर हम इसका महत्व जान सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट है, कि कांसे का युग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों था उस टाइम पे। क्योंकि ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे जो थे वो कभी, जो पहले के टाइम पे जो पाषाण काल के युग में जब मानव का विकास होना शुरू हुआ था, तो उस टाइम पे पत्थरों के नीचे कई बार जो होते थे आदि मानव, वो रहते थे पत्थरों की वो बना के, गुफाएं बना के उसके नीचे रहा करते थे। धीरे धीरे उन्होंने शहरों का विकास करना शुरू कर दिया गया था। तो ये काल भी कांस्य युग में ही आता है, जब इन्होंने एक स्थायी रूप से किसी जगह पे एक जगह पे वो रहना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बस्तियां बनानी शुरू कर दी थी, जिसे नगरीकरण भी बोला जाता है। तो कांस्य युग का महत्व इस बिहाफ पर देखा गया था।
कांस्य युग की सभ्यताएं, जो कांस्य युग जब शुरू हुआ था उसकी प्रमुख सभ्यताएं वगैरह थी वो नदी के पास मिली थी, नदी घाटियों में पाई गई है। कैसे? जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, वहाँ पे भी कांसे का इस्तेमाल किया जाता था क्योंकि कांसे वहाँ पे देखे गए थे, वहाँ पे कुछ अवशेष वगैरह मिले थे जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है उससे कनेक्शन था इनका। और नील नदी में मिस्र हो गया, सिंधु नदी की घाटी में क्या था कि हड़प्पा और पीली नदी में शाम। ये थे कुछ नदियों के पास जो भी सभ्यताएं वगैरह बनी गई थी जिन्हें बोला जाता था, जैसे कि मैंने सभ्यता बताया कि वो शहरों में बसने लगे थे। सभ्यताओं में नई चीज़ों को इस्तेमाल करने लगे थे, नई चीज़ों को देखने लगे थे कि अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग ही उसका उपयोग करने लगे थे। तो ये था सब सभ्यताएं वगैरह जो थी वो उस जो नदी वगैरह है उन्हीं के पास मिली थी। और आधुनिक भौतिक संस्कृति के अधिकांश महत्वपूर्ण तत्वों का पता कांस्य युग से लगाया जाता है। जो भौतिक संस्कृति जिसे बोला जाता है, जो भी संस्कृति वहाँ की थी, तो उसके बारे में पता हम कहाँ से लगा सकते हैं? कांस्य युग से। कांस्य युग जहाँ पे कांस्य का इस्तेमाल किया जाता था, कितना पुराना कांस्य वहाँ पे मिला था, कांस्य मिला था, तो उसी के अकॉर्डिंग जो पुरातत्व हैं, कुछ विद्वान वगैरह हैं, वो पता लगा सकते हैं। क्योंकि ये पहली बार था कि जब प्रारंभिक मनुष्य ने किसी पदार्थ को गर्म करके उसके भौतिक गुणों को बदलने का प्रयास किया था, क्योंकि ये पहला ऐसा टाइम था। क्यों? क्योंकि पहली बार कांसे का यूज़ देखा गया था उस काल में, तो वो पहली बार मानव जो है वो चीज़ सीखा था कि किसी भी धातु को गर्म करके उसकी भौतिक गुण जो है उसको बदलने का प्रयास किया था मानव ने। तो ये क्रांतिकारी सफलता थी, क्योंकि तांबा पत्थर या हड्डी से अधिक लचीला और गलने योग्य होने के कारण बेहतर था। क्यों? क्योंकि ये क्रांतिकारी सफलता क्या थी? क्योंकि जो तांबा है, तांबा पत्थर तो पिघला नहीं सकते हम, हड्डियों को भी नहीं गला सकते, तो इसीलिए तांबा एक प्रकार से देखा जाए लचीला था और गलने योग्य भी था। तो इसीलिए ये क्रांतिकारी सफलता से माना गया था। और इसे विभिन्न आकृतियों और रूपों में भी डाला जा सकता है, जिसमें बनाई जा रही वस्तु के आकार की कोई सीमा नहीं है। क्योंकि सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली तकनीक धातु की ढलाई थी। तकनीकी विकास जो हुआ था, तकनीक धातु की ढलाई माना गया था इसे, और जिसमें सामग्री को गर्म और तरलीकरण किया जाता था, फिर उसे आवश्यकता के अनुसार इस कास्ट आकार में डाला जाता था। मतलब कि जिस आकार का उन्हें जो चीज़ की ज़रूरत थी तो उसको पिघला के उसको शेप दिया जाता था और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता था। ठंडा होने पर तरल धातु जो है वो पात्र का आकार ले लेता था। पात्र मतलब कि जिस शेप में जो शेप हमने बनाई है, चाहे कोई कटोरा बनाया हो, चाहे कुछ भी बनाया, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग ही उसको अपने आकार दे दिया था, और जिसे तब तोड़ या हटा दिया जाता था जब हाथ में वांछित उपकरण या हथियार आ जाता था। मतलब कि उस टाइम पे ये होता था कि जब हाथ में जब उपकरण आ गया कोई ऐसा या हथियार आ गया तो उसे वो तोड़ सकते थे। ये नहीं था कि वो परमानेंटली बन गया था, अगर धीरे धीरे उसमें आविष्कार होता जाता तो वो उसे तोड़ भी सकते थे, इसीलिए। और इस प्रकार पहले लोहार उस समय की खोजों के प्रभावी उपयोग द्वारा एक अत्यधिक जटिल तकनीक को और विकसित करने में शामिल थे, क्योंकि लोहार वगैरह जो थे इन खोजों के थ्रू बहुत ज़्यादा तकनीकों को और विकास करने में भी लगे हुए थे। तो ये भी एक प्रकार से देखा जाए तो उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखी गई है। उस टाइम पे भी थी ये कि ताकि वो भी नई नई चीज़ों का विकास जो है अपना शहरीकरण जब हुआ था, शहरों का जब विकास होने लगा था, नगरों में रहने लगे थे वहाँ के लोग, तो उस काल के लोग, तो धीरे धीरे ये चीज़ों का उन्होंने विकास करना शुरू कर दिया था। अब जान लेते हैं कि क्या क्या उपकरण इससे बनाए गए थे, हथियार वगैरह बनाए गए थे, और क्या क्या आभूषण बनाए गए थे, जो ज्वेलरीज वगैरह जो होती है इनके थ्रू बनाई गई थी। तो कांस्य युग के लोगों के पास अपने उपयोग के लिए कई प्रकार के उपकरण थे, हथियार, बर्तन और आभूषण थे। एक धातु के रूप में कांस्य कठोर और लचीला था और इसलिए कई प्रकार के उपकरण और तेज काटने वाले किनारों के साथ मजबूत उपकरण प्रदान करता था। इट मीन्स कि ये जो है कांस्य युग के लोगों के पास क्या था कि उस टाइम पे जब ये युग चला था, जब कांस्य का विकास हुआ था, निर्माण हुआ था इनके थ्रू, तो लोगों के पास उपयोग करने के लिए बहुत सारे हथियार थे, ऐसे उपकरण बनाए गए थे, बर्तन वगैरह बनाए गए थे, आभूषण वगैरह मतलब ज्वेलरीज वगैरह उसके थ्रू भी बनाई गई थी। तो एक धातु के रूप में अगर से देखा जाए तो कठोर और लचीला था कि उसे किसी भी प्रकार से उसको मिटा सकते थे। ऐसा होता था ना कि अगर उसका इस्तेमाल कर लिया, अगर मानव ने उसका इस्तेमाल कर लिया, अगर चाहे वो, तो उसको
मिटा भी सकते हैं, मतलब कि तोड़ भी सकते हैं, काट भी सकते हैं। तो इसी प्रकार के उपकरण और तेज काटने वाले किनारों के साथ मजबूत उपकरण प्रदान करता था ये जो कांस्य है। और वस्तुओं का यह विशाल संग्रह इतिहास में उस अवधि की एक तस्वीर को बनाने में मदद करता है। हालांकि ये ध्यान में रखा जाना चाहिए कि तांबे और इसके मिश्रण धातुओं जैसे उन उपकरणों और हथियारों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री हर जगह दुर्लभ थी। इट मीन्स कि जो वस्तुओं का एक विशाल संग्रह था, इतिहास में देखा गया था इस अवधि में। और ये भी बात ध्यान रखने की योग्य है कि तांबे और उसके मिश्रण धातु जो है, तांबे को मिक्स करके ही बनाया गया था, उसके जो धातु वगैरह है मिक्स करके ही कांच बनाया गया था, और इसी से ही उपकरण बनाए गए थे, हथियार बनाए गए थे। तो इसके उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली जो सामग्री थी हर जगह दुर्लभ थी मतलब कि बहुत कम उपलब्ध थी। ये दुर्लभ मतलब कि जो सामग्री है इसको बनाने के लिए बहुत कम थी देखा जाए तो उस टाइम पे। और लोह, जो मैंने बताया कि इसके बाद जो लोह युग शुरू हुआ था उसकी मात्रा ज़्यादा थी, लेकिन ये जो सामग्री बनाने के लिए जो उत्पादन की ज़रूरत थी हथियारों वगैरह को बनाने के लिए वो बहुत कम थी, खासकर उन क्षेत्रों में जहाँ कांस्य युग पहली बार उभरा था, उन जगहों पे जहाँ पे ये कांस्य युग पहली बार उभरा था। औजारों के सबसे आम और महत्वपूर्ण परिवार में से एक को सेल्ट कहा जाता है, जिसमें कुल्हाड़ी, हेडेज और छेनी शामिल है। छेनी, कुल्हाड़ी, हेडेज, ये 3 चीज़ थी जो इस्तेमाल की जाती थी औजारों के रूप में। सेल्ट एक समग्र उपकरण था क्योंकि इसे उपयोग करने से पहले लकड़ी के दस्ते और शाफ्ट पर लगाया जाता था और इसे विभिन्न प्रकार के औजारों में बनाया जा सकता था। मतलब कि ये भी एक प्रकार का औजार ही था जो लकड़ी से अटैच किया जाता था, जिसके थ्रू वो एक प्रकार से हथियार मानते थे। हथौड़ा समझते हो? हथौड़ा में क्या होता है कि उसको इस्तेमाल किया जाता था, किससे? लकड़ी के साथ अटैच किया जाता था। लेकिन एक प्रकार से सेल्ट भी एक प्रकार से उपकरण था, एक जिसमें जो लकड़ी है उसके दस्ते ये शाफ्ट पर लगाया जाता था। शाफ्ट मतलब कि जो उसका किनारा है उस पर लगाया जाता था, और विभिन्न प्रकार के औजार भी बनाए जाते थे। और इस समय के दौरान जो था खंजर और तलवारें भी ज़्यादातर चाकू के रूप में काम करती थी। चाकू के रूप में उस टाइम पे खंजर और तलवारें वगैरह यूज़ की जाती थी। जैसे कि मैंने बताया कि बड़े बड़े जो पत्थर थे उसको नोकीला करके उसको हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो ब्लेड्स वगैरह बनाना शुरू कर दिया उन्होंने, पतली पतली उसको धार उनकी तेज़ करने लग गई, तो चाकू के रूप में उसको इस्तेमाल किया जाता था। उनकी बड़ी बड़ी चीज़ें थी। और जो चाकू है वो धातु दुर्लभ थी और स्थानीय रूप से उपलब्ध नहीं थी। मतलब कि जो चाकू, क्योंकि ये था कि चूंकि जो धातु है वो दुर्लभ थी, धातु तो बहुत कम मात्रा में उपलब्ध थी और स्थानीय रूप से उपलब्धि नहीं थी। कई जगहों पे ऐसा हुआ था कि उपलब्धि नहीं थी, तो जिसकी वजह से हथियारों को हड्डी, चकमक पत्थर या सींग से बांधकर विवेकपूर्ण तरीके से इसका इस्तेमाल करने का प्रयास किया जाता था। उस टाइम पे कोई धातु उपलब्ध तो नहीं थी जिससे हम कनेक्ट करके उसे इसका इस्तेमाल किया जा सके, तो इसीलिए कोई ऐसा पत्थर यूज़ करते थे या सींग में बांध दिया जाता था जो हथियार वगैरह बनाए जाते थे, हड्डी में बांध दिया जाता था और उसका इस्तेमाल किया जाता था। और इन औजारों और हथियारों के साथ साथ ऐसा होता था कि कांस्य युग के दौरान लोग धातु से बने आभूषण भी पहनते थे। धातु जो है कांस्य युग के दौरान क्या था कि इसके बने जो धातु वगैरह हैं, जो भी मिश्रित धातु था इनके थ्रू ज्वेलरीज वगैरह भी बनाते थे। जैसे कि पिन हो गया, कोई अंगूठियाँ हो गई, लटकन हो गए, हार हो गए गले के, तो वो सब चीज़ें ये बना के इसका यूज़ करते थे। और धातु का उपयोग व्यंजन, कप और कढ़ाई बनाने के लिए भी किया जाता था। धातु का उपयोग कहाँ का? व्यंजन मतलब कि जो खाना बनाने के जो यूटेंसिल्स होती हैं, बर्तन वगैरह हो गए, कप हो गया, कढ़ाई वगैरह बनाने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जाता था। पत्थर, हड्डी या लकड़ी जैसे उपकरण बनाने के लिए पहले इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों पर कांस्य ने महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए थे, और इससे लकड़ी के तख्तों के साथ हल, नौकायन वाली नौकाओं जैसे मिश्रित उपकरण बनाना संभव हो गया था। लेकिन तांबे और टिन की कमी का मतलब था कि केवल अभिजात वर्ग ही कांस्य के लंबी दूरी के लेन देन का आयोजन कर सकता था। इट मीन्स कि जो पत्थर है, हड्डी है और लकड़ी है, उसका उपयोग जो ऐसे उपकरण थे उसको बनाने के लिए क्या किया जाता था, जो भी इस्तेमाल की गई सामग्री है उस पर कांस्य ने महत्वपूर्ण लाभ प्रदान किए थे। कैसे? क्योंकि जितनी भी सामग्रियां वगैरह इस सब चीज़ों को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती थी, तो उसमें कांस्य भी, उसका भी इस्तेमाल किया जाता था। और जो तांबे और टिन है उसकी कमी का मतलब ये था कि सिर्फ अभिजात वर्ग ही कांस्य की लंबी दूरी के लेन देन का आयोजन कर सकता था। मतलब कि अभिजात वर्ग मतलब जो ऊंची कास्ट के होते हैं,
इस रूप से भी देखा जाता था उन्हें। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैंने जैसे मैं बताऊँ आपको कि इसमें ये बताया गया था, पाषाण युग में ऐसा होता था कि जो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान और जो भी समझदार इंसान होता था, जो बहुत बड़ी उम्र का था, तो उसे सरदार बना दिया जाता था। तो वो उसी के अकॉर्डिंग ही जो छोटे-छोटे वर्ग के लोग होते थे, क्योंकि वर्गों में, क्योंकि ऐसा हुआ था कि नगरीकरण हुआ था। नगरों की वजह से वर्गों का भी उदय हुआ। तो वर्गों में ऐसा होता था कि जो ऊँचे वर्ग के लोग होते थे ना, उनको ही इन सब चीज़ों का लेन-देन जो है, इनका व्यापार करने का अधिकार था। संगठन के साथ उन्होंने स्वाभाविक रूप से उत्पादन प्रक्रियाओं को भी नियंत्रित किया था, विशेष रूप से उन शिल्प गतिविधियों को जो धातु के औजारों पर निर्भर थी। इसलिए केंद्रीय क्षेत्र जहाँ कांस्य युग की संस्कृतियों का विकास भी हुआ था, वह महान नदी घाटियों के क्षेत्र थे, जब प्रचुर मात्रा में कृषि उपज संभव हो सका था। ऐसा हुआ था कि जो उत्पादन प्रक्रिया को भी नियंत्रित किया था उन लोगों ने, जो अभिजात वर्ग के लोग थे, जो ऊंची कास्ट के लोग थे, उन्होंने उत्पादन प्रक्रिया को भी ज़्यादा इन्वॉल्व, मतलब कि उत्पादन प्रक्रिया को भी नियंत्रित किया था। अपने अंडर में ही इस सब चीज़ों को वर्क किया के अंडर में ही वर्क किया जाता था। और जो धातु के औजारों पर भी निर्भर थे, ऐसे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो इसी चक्कर में जो है केंद्रित क्षेत्र जहाँ पर कांस्य युग की संस्कृतियों का भी विकास हुआ था, तो वहाँ पे नदी घाटियाँ बहुत थी। नदी घाटियाँ क्यों थी? क्योंकि उस टाइम पे जो नगर वगैरह बसते थे वो नदियों के किनारों में ही बसा करते थे। तो जिस प्रकार से जो है कृषि की उपज भी बहुत ज़्यादा संभव हो सकी थी इस चीज़ के लिए। अब आता है निष्कर्ष की बारी कि निष्कर्ष में क्या आता है कि कांस्य युग उस समय की शुरुआत को दर्शाता है जब लोगों ने उपकरण और हथियार बनाने के लिए धातु कौन से? तांबा और उसकी मिश्रित धातुओं का इस्तेमाल किया था उस टाइम पे। और पत्थर के स्थान पर कांस्य का उपयोग करने का एक प्रमुख लाभ कास्टिंग नामक तकनीक का उपयोग करके सामग्री से अधिक जटिल आकृति और आकार बनाने की क्षमता थी। इट मीन कि कांस्य युग जो था उस समय की शुरुआत को दर्शाता था। किस समय की शुरुआत को? कि जब कांसे का इस्तेमाल करना शुरू किया था हथियार बनाने के लिए। पहले तो मैंने जैसे कि बताया कि हथियार कैसे बनाते थे, वो पत्थरों को घिस के, हड्डियों को और जो सींग वगैरह थे उनको घिस कर हथियार बनाते थे एक प्रकार से। तो धीरे धीरे उन्होंने ये युग प्रारंभ करना इसमें शुरू कर दिया, जिनमें धातुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। पत्थर के स्थान पर कांसे का उपयोग करना शुरू कर दिया और इन्हें कास्टिंग नामक तकनीक का उपयोग किया था। इन्होंने एक सामग्री थी ये, एक प्रकार से कास्टिंग जिनका नाम था, जो तांबा और उसकी मिश्र धातुओं का इस्तेमाल किया गया था। तो एक जटिल आकृति इन्होंने बनानी शुरू की थी। जटिल आकृति एक प्रकार से कि बहुत ज़्यादा ठोस जिसे बोलते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूत इनको मिली थी इसके थ्रू। तो और आकार बनाने की भी क्षमता इनमें विकसित हुई थी। तो ये युग सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। दो या दो से अधिक धातुओं को मिलाने की प्रक्रिया एक सफलता थी, क्योंकि ये इंगित करता है कि धातु कर्म कौशल एक हद तक उन्नत हो गए थे, जब दो धातुओं को एक नया उत्पादन करने के लिए जोड़ा जा सकता था। मतलब कि ऐसा होता था कि दो या उससे ज़्यादा धातुओं को इसमें इस्तेमाल किया जाता था। तो एक प्रकार से ये सफलता ही थी आगे और हथियार बनाने की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए, उनको मजबूती प्रदान करने के लिए। और इसके लिए किसी सामग्री के गर्म और ठंडा करने पर उसके भौतिक गुणों में जो परिवर्तन आते हैं, तो उसका भी ज्ञान विकसित हुआ था मनुष्य के अंदर। और इसके अलावा कच्चे माल के रूप में तांबे और टिन पर भी निर्भरता ने समुदायों के बीच लंबी दूरी के आदान प्रदान को भी सक्षम किया था। मतलब कि लंबी दूरी जो थी इनके बीच में, तांबे और टिन पर निर्भरता ने समुदायों के बीच में जितनी भी लंबी दूरी थी उनके आदान प्रदान, मतलब उनको करीब लाने के लिए, उनके आदान प्रदान, उनका व्यापार को बढ़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, तो ये सक्षम बनाया था, जिससे अन्य सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए थे। सामाजिक रूप से इन लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना एक ग्रुप बनाया, अपना समूह बनाया, एक नगरीकरण विकास हुआ। तो ये सब इसमें इन्वॉल्व था। अब तो एग्जाम में मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि न्यू सिलेबस है तो इसमें क्वेश्चन इम्पोर्टेंट दे रखे हैं यहाँ पे, किससे रिलेटेड क्या आ सकता है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि कांस्य युग की सभ्यता क्या है। तो कांस्य युग के बारे में जैसे कि मैंने आपको बताया कि कांस्य युग होता क्या है, दो मिश्रित धातुओं को मिलाकर बनाया गया था कांस्य। कांस्य युग की सभ्यता में क्या था कि जो पाषाण काल और लो युग, दोनों युगों के बीच में ये युग
शुरू हुआ था, जिसमें औजारों को बनाने के लिए नए नए परिवर्तन आए थे। ये आ सकता है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा है, इसमें औजार बनाने के लिए कांसे की खोज कैसे हुई थी और उपयोग इनका जो किया गया था तो उसका महत्व क्या बताया है, महत्व क्या था, क्योंकि ये घाटियों के बीच में मतलब कि घाटियों मतलब कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ बसी थी, वो नदियों के बगल में, नदियों की साइड में। तो नदियों की साइड में होने की वजह से ये था कि वहाँ पे कांसे जो थे उनका जो बहुत ज़्यादा उसमें मात्रा में उपलब्ध मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कम मात्रा में उपलब्ध हुए थे और धीरे धीरे चीज़ें इस चीज़ सीखने लगे थे, ताकि इसमें जो है इनका जो जीवन है, इनकी नगरीकरण का जो इनका विकास भी हुआ था, तो ये सब इसमें आना है। तो इसीलिए जो उस टाइम पे जो काल था बहुत ज़्यादा मात्रा में देखा गया था। ये जो काल था, कांसे की खोज उसी मात्रा में हुई थी, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कांच से उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी थी, उसमें परिवर्तन लाना सीखा था, भौतिक परिवर्तन लेकर आए थे, तो वो सब इसमें बताना है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि कांस्य युग का प्रारंभ किस प्रकार से हुआ था और इसमें क्या क्या चेंजेस आए थे, तो ये भी टॉपिक मैंने आपको कवर करवा दिया है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।